नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एसआरजे क्लासेस में। छत्तीसगढ़ संपूर्ण अध्ययन की श्रृंखला हमने शुरू की थी और इसमें हमने देखा था कि किस तरह से छत्तीसगढ़ का वर्तमान मैप बनाया जाता है। इसके साथ साथ किस तरह से छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया एक अलग राज्य के रूप में, और इसके साथ साथ हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ का विभिन्न कालों में क्या नाम रहा, अर्थात छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ नाम रखने के पीछे क्या क्या पृष्ठभूमि रही। इन सारी बातों पर हम चर्चा कर चुके थे। अब आज से जो क्लास हो रही है ना, ये क्लास आपकी पूरी जो तैयारी है छत्तीसगढ़ विषय की, उसका बैकबोन साबित होने वाला है। ये जो आने वाली 20-25 क्लासेस रहेंगी, ये 20-25 क्लासेस आपको बताएंगी कि भाई एग्जैक्टली छत्तीसगढ़ है क्या। क्योंकि देखिए, जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो चीजों को पिक्चराइज फॉर्म में याद रखता है, एक इमेजिनरी फॉर्म में याद रखता है। और आप चीजों को इमेजिन तब कर पाएंगे जब एग्जैक्टली उस जगह का लोकेशन आपको पता हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक जिले को उठाएंगे और उस जिले को उठाने के बाद वहां की जो जो प्रमुख जगह हैं, क्योंकि सारा कुछ तो हम पढ़ नहीं सकते, अगर एक जिले को पढ़ने बैठे तो एक हफ्ता भी कम पड़ेगा हमको, है ना। तो जो जो हमारे काम की चीजें हैं, उन सारी चीजों पर हम फोकस करेंगे। और उससे होगा क्या कि जब हम अलग अलग टॉपिक वाइज जब छत्तीसगढ़ को पढ़ना शुरू करेंगे तो एग्जैक्टली वो जगह कहां है वो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा। और जब वो जगह क्लिक होगी ना, तो वो अपेक्षाकृत परमानेंटली आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगी चीजें। ठीक है, तो चलिए बस्तर के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बस्तर बस्तर का अलग अलग टाइम में क्या क्या नाम रहा, ये सबसे बेसिक चीज हो जाता है हमारे लिए। तो ये देखते हैं कि रामायण काल, तो रामायण काल में बस्तर को कहा जाता था दंडकारण्य। दंडकारण्य यही नलवंश, जो कि लगभग 1000 एडी के आसपास तक यहां पर शासन किए थे, इनके समय में कहा जाता था महाकांतार। महाकांतार। उसके बाद आता है छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश 1000 से लगभग 1324 एडी के आसपास तक इनका शासनकाल रहा है बस्तर में। और इनके समय बस्तर वाला जो रीजन है उसको कहा जाता था चक्रकोट या भ्रमरकोट। ठीक, और वहीं काकतीय राजवंश की बात करें, काकतीय राजवंश बस्तर का अंतिम राजवंश माना जाता है। इसी काकतीय वंश के राजा थे प्रवीर चंद्र भंसदेव। इन्होंने ही 1948 में जब भारत का विलय हुआ तो उस विलय पत्र पर अपना हस्ताक्षर किया था, है? तो काकतीय राजवंश के समय बस्तर को बस्तर कहा जाने लगा। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। किस टाइम में क्या, देखिए याद करिएगा आप, है ना, कॉपी बुक लेकर लिखने मत बैठिएगा। ठीक, रामायण काल में कहा जाता था दंडकारण्य। नल वंश के समय महाकांतार, और वहीं छिंदक नाग वंश के समय चक्रकोट या भ्रमरकोट, और काकतीय वंश के समय में बस्तर कहा जाने लगा इस क्षेत्र को। ठीक है, चलिए अब आगे देखना है हमको, है ना। चलिए, तो बस्तर का पहले एक ओवरव्यू अगर हमको देखना है तो एक मैप हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। इस तरह से कुछ, ठीक है। तो देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत में 562 देसी रियासतें थी। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत देश आजाद होता है, उस समय भारत में 562 देसी रियासतें थी। इसका क्या मतलब है कि अगर आपको उस समय, देखिए, जैसे रायपुर से बिलासपुर भी जाना होता ना तो आपको वीजा की जरूरत पड़ती, पता है, ये स्थिति थी। अगर अलग अलग देश होते आज के टाइम में ना, ये तो रायपुर से बिलासपुर जाने तो एक वीजा चाहिए होता, तब जाके आप पीएससी की कोचिंग कर पाते जाके। ठीक है, चलिए वो खैर बात की बात है। तो देखिए, 562 देसी रियासतें, और उन 562 देसी रियासतों में से 14 देसी रियासतें हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में थी। और उन 14 देसी रियासतों में से भी 2 देसी रियासतें जो थी वो थी हमारे बस्तर रीजन में। कौन कौन सी? कांकेर और बस्तर। कांकेर और बस्तर, ये 2 रियासत जो थी ये थी हमारे बस्तर वाले रीजन में। तो अब याद रखिएगा 1948 में राज्यों का विलय किया गया, और राज्यों के विलय के आधार पर ही ये जो बस्तर वाला जो क्षेत्र था इसको एक जिले की संज्ञा मिली, और ये पूरा बस्तर वाला जो रीजन था ये एक जिला बना। ठीक, अब देखो बस्तर जिला बन गया है,
लेकिन इतना बड़ा जिला देखिए, मतलब अगर आप कंपेयर करेंगे तो केरल जो राज्य है हमारा वर्तमान में ना, इससे बड़ा हुआ करता था, गोवा से बड़ा हुआ करता था। इसके साथ साथ अभी इजराइल फिलिस्तीन काफी चर्चा में है ना? तो इजराइल से भी बड़ा था हमारा एक जिला बस्तर। वहीं बेल्जियम से भी बड़ा था। तो इस तरह से काफी बड़ा क्षेत्र था जिसको एक जिले की संज्ञा दी गई थी 1948 में। लेकिन देखिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो इतने बड़े क्षेत्र पर सिर्फ एक जिला प्रशासन के अंडर कंट्रोल रह के उस तक सारी चीजों को, सारी सुविधाओं को सही से पहुंचा पाने में तो कहीं ना कहीं प्रशासन को दिक्कत होती है। तो इस वजह से प्रशासनिक सहूलियत के दृष्टिकोण से इसका कुछ समय बाद क्या किया गया, विभाजन किया गया। तो अब नेक्स्ट आप ईयर याद रखेंगे 1998। 1998 में इसे 3 भागों में बांटा गया, कुछ इस तरह से। आप देखिए ये 3 भागों में बांट दिया गया बस्तर को। ठीक, ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाने लगा उत्तर बस्तर कांकेर, जिसे हम कांकेर कहते हैं ना। बीच वाला बस्तर था, और नीचे वाला जो एरिया था इसे कहा गया दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, जिसे नॉर्मली हम दंतेवाड़ा कहते हैं। ठीक है, दंतेवाड़ा। ठीक, इस तरह से 1998 में बस्तर जो जिला था हमारा, एक बड़ा जिला था, इसे बांटा गया 3 जिलों में। और उसके जस्ट अगले साल 1999 में बस्तर को एक संभाग का दर्जा दिया गया। क्लियर हो रही चीजें? ये देखिए, आप कॉपी बुक प्लीज साइड में रख दीजिए, है ना, याद करने की कोशिश कीजिएगा, चीजों को दिमाग में बैठाइए। 1948 बस्तर जिला बना। 1998 में उस जिले को बड़े साइज में होने के कारण 3 भागों में काट दिया गया, उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा और बीच में बस्तर। ठीक, 1998 में 3 जिलों में बांटने के बाद इन्हीं तीनों जिलों को मिलाकर सम्मिलित रूप से संभाग का दर्जा दिया गया, जिसे बस्तर संभाग के नाम से हम जानते हैं। 1999 की बात है ये। ठीक, यहां तक की बातें क्लियर। अब लेकिन फिर भी देखिए काफी बड़ा एरिया था ये, फिर अल्टीमेटली रेगुलेट कर पाने में फिर भी प्रशासन उतना सक्षम नहीं था। तो इस वजह से 2007 में पुनः इसका विभाजन किया गया, या पुनर्गठन किया गया कह सकते हैं। तो एक जिला कटा यहां से और एक जिला कटा यहां से, मतलब बस्तर से एक जिला कटा और दंतेवाड़ा से। देखिए कांकेर जब से बना है तब से कांकेर में कोई हेरफेर नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ अब कटते जाएंगे तो बस्तर और दंतेवाड़ा। तो बस्तर से एक जिला कटा जिसका नाम रखा गया नारायणपुर, और दंतेवाड़ा से एक जिला बना जिसका नाम रखा गया बीजापुर। ठीक, 2007 की बात है ये। अब 2007 के बाद 2012 में हम आते हैं। तो 2012 में हमने पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ में 9 जिले बने, और उन्हीं 9 जिलों के अंतर्गत बस्तर रीजन में 2 जिले बने, जिनका नाम था, देखिए, दंतेवाड़ा से काटकर एक जिला दंतेवाड़ा को इधर सेपरेट कर दिया गया, और इधर एक नया जिला बना जिसका नाम था सुकमा। और वहीं जो बस्तर था इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया, कुछ इस तरह से, और ये बना हमारा कोंडागांव, और ये तो बस्तर है ही। ये बात है 2012 की। तो 2012 में इस तरह से हमें हमारे बस्तर जो संभाग है उसके अंतर्गत प्राप्त होते हैं 7 जिले, और वर्तमान में भी यही 7 जिले बस्तर संभाग के अंदर आते हैं। ठीक, ये समझ में आया कि एग्जैक्टली बस्तर की क्या पोजीशन थी शुरुआत में और किस तरह से उसमें जिलों का विभाजन किया गया। आई होप ये चीज आपको एकदम क्लियर हुई होगी, है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखो, तो शुरुआत में मैंने आपको कहा था ना कि हम एक्सप्लोर करेंगे पूरे छत्तीसगढ़ को, पूरे छत्तीसगढ़ में घूमेंगे। तो आज से हम घूमना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए आप पढ़ाई के दृष्टिकोण से इसको मत लीजिएगा भाई। कहीं आप घूमने जाते हैं तो आप कॉपी पेन लेके बैठते हैं क्या कि मैंने यहाँ पे ये देखा, वहां पे वो देखा, ऐसा तो नहीं करते ना। तो बस आप एक घूमने की मानसिकता से बैठे यहाँ पे, और एकदम घूमने की मानसिकता से ही आप देखें, क्योंकि हम बस्तर जिले का मैप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद वहां जो जो हमारे काम की जगहें हैं उन जगहों के बारे में जानेंगे कि एग्जैक्टली वो चीजें है क्या, वहां पे क्या क्या चीजें हैं, है ना। तो एक मोटी मोटे तौर पे हम देखेंगे कि बस्तर जिला कैसा है और वहां कौन कौन सी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो एक मैप हम बना लेते हैं बस्तर का। कुछ इस तरह से ये है हमारा बस्तर। ऐसा नहीं है, बट समझने के दृष्टिकोण से आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बस्तर के बीच में है यहाँ पे इसकी राजधानी, सॉरी जिला मुख्यालय
जगदलपुर। ठीक, अब रोड की बात करते हैं तो बस्तर में इधर से आती है एक रोड कुछ इस तरह से, और ये निकल जाती है आगे फिर। ठीक, और यहीं एक रोड और आती है कुछ इस डायरेक्शन में, ऐसा। ठीक है, अलग अलग कलर का प्रयोग करें आप, ताकि बाद में जब आप रिवाइज करेंगे ना तो आपको आसानी होगी इसमें। ठीक है, इस तरह से ये है हमारा बस्तर जिला। बस्तर संभाग की बात नहीं हो रही ना, सिर्फ बस्तर जिले की बात हो रही है यहाँ पे। ये बस्तर जिला है, ये है बस्तर जिला का जिला मुख्यालय जगदलपुर। ठीक, ये वाला जो रोड है हमारा, ये है नेशनल हाईवे नंबर 30, NH30। और वहीं ये वाला जो रोड है हमारा, ये है नेशनल हाईवे नंबर 63। ये दो नेशनल हाईवे बस्तर जिले में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, चलिए अब एक काम कीजिए, अपनी अपनी गाड़ी में बैठिए आराम से। अब हम निकलते हैं घूमने के लिए। ठीक है, तो जब नेशनल हाईवे नंबर 30 में आप जैसे ही बस्तर जिले में एंटर करते हैं तो कुछ दूर आने के बाद आपको यहां पे लगभग एक जगह पड़ेगी जिसका नाम है बस्तर। देखिए, बस्तर जिला है लेकिन जिला मुख्यालय जो है वो है जगदलपुर। बस्तर एक तहसील है बस्तर जिले के अंतर्गत, लेकिन चूंकि पहले से ही उस पूरे रीजन का नाम बस्तर था, इस वजह से उस जिले को भी बस्तर के नाम से ही हम वर्तमान में जानते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो बस्तर एक तहसील है, ना कि जिला। ठीक है, जिला मुख्यालय है जगदलपुर, याद रखिएगा। और इसी रोड में फिर आए तो जगदलपुर पहुंच गए। अब जगदलपुर में पहुंचे तो इंजीनियर्स का फेवरेट नाश्ता समोसा। समोसा दबाए बढ़िया आराम से। उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। आगे निकले हम तो यहाँ पे हमको पड़ेगा दरभा। ठीक है, बस्तर, जगदलपुर, दरभा। चलिए, यहां तक हम घूम लिए, लगभग यहां तक आए। यहां से फिर वापस आ गए हम। अब नेशनल हाईवे नंबर 63 में जाना है हमको। तो जैसे ही इंटर करते हैं ना, थोड़ी दूर जाने के बाद हमको एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बस्ता नार। देखिए, याद रखना भी काफी आसान है। इस रोड में जैसे ही हम एंटर किए हमको पड़ा बस्तर, और इस रोड में जैसे ही हम एंटर किए हमको पड़ा बस्ता नार। ठीक, यहां से फिर आए जगदलपुर में, कुछ देर रुके। इसके बाद हम पहुंच गए भैया इधर। तो यहां पे हमको पड़ेगा क्या, नगरनार। ठीक है, ये मतलब चारों रोड में, चारों साइड पे, इधर एक जगह, इधर एक जगह, इधर एक जगह, इधर एक जगह, बीच में जगदलपुर। ठीक, याद कीजिएगा। पहले घुसे हम नेशनल हाईवे नंबर 30 में तो बस्तर पड़ा। बस्तर से फिर आए जगदलपुर में, कुछ देर आराम किया, फिर नीचे गए तो दरभा पड़ा। वहीं नेशनल हाईवे नंबर 63 में घुसते हैं तो घुसते ही हमको पड़ता है क्या, बस्ता नार। उसके बाद थोड़ा आगे आएंगे तो जगदलपुर, और जगदलपुर को जब क्रॉस करेंगे तो हमें पड़ेगा नगरनार। ठीक है, इतनी जगह क्लियर हुई। अब 4 जगह हम देखते हैं इधर कॉर्नर कॉर्नर में। ठीक, तो यहां पे हमको पड़ेगा तोकापाल। तोकापाल, चलिए लिख लेता हूं अभी। लेकिन आगे की क्लासेस से हम ना सिर्फ उसका जो स्टार्टिंग जो लेटर है वही लिखेंगे, है ना, क्योंकि अभी बस्तर में तो जगहें कम पढ़नी है हमको। लेकिन आगे जब रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग इनके बारे में जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी जगह आएंगी, तो उनको प्लॉट करने में अगर ऐसे नाम लिखेंगे तो दिक्कत होगी, है ना। तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ उनका स्टार्टिंग लेटर जो है वो लिखेंगे। तो ये है तोकापाल। और ठीक, और वहीं यहां पर आएंगे तो हमको पड़ेगा लोहांडीगुड़ा। ठीक, इधर अगर हम देखें तो इधर हमको पड़ेगा बकावंड। ठीक, और इसके बाद ये वाला जो रीजन है पूरा, ये है हमारा कांगेर वैली नेशनल पार्क। ठीक, ये क्लियर हुआ। देखिए, नेशनल हाईवे नंबर 30 पकड़िए, घुसेंगे तो आपको सबसे पहले बस्तर जिला में आते ही क्या पड़ेगा, बस्तर। बस्तर के बाद फिर जगदलपुर, नीचे दरभा। ठीक, इसके बाद अगर आप 63 में जाते हैं तो बस्तानार, फिर जगदलपुर, फिर नगरनार। नीचे आएगा तोकापाल। ऊपर वाले कॉर्नर में लोहांडीगुड़ा, और इधर वाले कॉर्नर में फिर बकावंड, और नीचे कांगेर वैली नेशनल पार्क।
इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए तो अब आगे देखते हैं, हम बात करते हैं तहसील की। तो बस्तर जिले में कितने तहसील हुए हैं? तो देखिए तहसील के लिए हमने ये वाला सिंबल यूज किया है। देखिएगा कितने तहसील हुए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 और जिला मुख्यालय भी एक तहसील है। और इस तरह से 7 तहसील जो है वो बस्तर जिले में है। कौन कौन से चलिए गिनते हैं। बस्तर, फिर जगदलपुर, फिर दरभा, ये लाइन से ये तीनों तहसील हुए। इसके बाद इधर से आएंगे तो बस्तानार, ये एक तहसील हुआ, 4 हुए। और इसके बाद नगरनार, तो यहां पे हमने अलग सिंबल यूज किया, देखिए ये तहसील नहीं है, ठीक है। तो बस्तर, फिर जगदलपुर, फिर दरभा, इधर बस्तानार। इसके बाद देखेंगे तो नीचे तोकापाल, ये भी तहसील है, लोहांडीगुड़ा ये भी तहसील है, और इधर बकावन ये भी तहसील है। ठीक, क्लियर हुई इतनी बातें। इस तरह से 7 तहसील जो है वो बस्तर जिले में विद्यमान है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं विधानसभा, तो विधानसभा क्षेत्र कितने हैं बस्तर जिले में? बस्तर जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक, 3 याद रखिएगा। तो ये 3 कौन कौन से हैं? देखिए यहां पर आपको पड़ेगा चित्रकूट 1, बस्तर 2, जगदलपुर 3। चित्रकूट, बस्तर, जगदलपुर, इसमें से चित्रकूट भी एसटी सीट है और बस्तर भी एसटी सीट है। ठीक है, जगदलपुर जो है वो एसटी सीट नहीं है। इस तरह से बस्तर जो जिला है इसमें 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, चित्रकूट, बस्तर और जगदलपुर। इसके अलावा जो हमारा बस्तर है वो एक लोकसभा क्षेत्र भी है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत एसटी सीट अलॉटेड है, मतलब एसटी सीट पे ही इस सीट से चुनाव लड़ा जा सकता है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए अभी कुछ और बातों पर हम चर्चा करते हैं। अब देखते हैं कि इन सारी जगहों के बारे में तो हम देख लिए भाई, लेकिन यहां एग्जैक्टली है क्या क्या। तो बस्तर, बस्तर को कहा जाता है जनजातियों की भूमि। जनजातियों की भूमि किसे कहा गया? अगर ऐसा प्रश्न आता है तो उत्तर आएगा उसका बस्तर। यही साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है बस्तर को। और ये जो बस्तर है ना, बस्तर ये काकतीय वंश की राजधानी थी, याद रखिएगा। काकतीय वंश की राजधानी, सालवनों का द्वीप और जनजातियों की भूमि। ठीक, इसके बाद आते हैं जगदलपुर। तो जगदलपुर में क्या क्या है? तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा चौराहों का शहर। चौराहों का शहर कहा जाता है जगदलपुर को। राजा रुद्र प्रताप देव के द्वारा बनाया गया था। इसके द्वारा राजा दलपत देव के द्वारा यहां पर दलपत सागर तालाब का निर्माण कराया गया था। 2 चीजें कौन कौन सी? चौराहों का शहर और दलपत सागर तालाब। इसके अलावा जो जगदलपुर है यहां पर एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी स्थित है। इमली की मंडी सबसे बड़ी कहां है? तो जगदलपुर में स्थित है। यहां पर वनपाल प्रशिक्षण संस्थान भी स्थित है, वनपाल प्रशिक्षण संस्थान। मेडिकल कॉलेज, तो डॉक्टर बलीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज जो है वो भी जगदलपुर में है। इसके अलावा जीसी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ये भी है हमारे बस्तर में, सॉरी जगदलपुर में। ठीक है, तो जगदलपुर में हमने क्या क्या देखा? चौराहों का शहर, दलपत सागर तालाब, इसके अलावा एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी, और इमली मंडी के बाद ये है यहां पर है जीसी, और जीसी के अलावा यहां पर बलीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज भी स्थित है और दलपत सागर तालाब है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए अब आगे देखते हैं दरभा। तो दरभा है ना, दरभा यहां पर मिलता है माइका। माइका या फिर इसे ही कहते हैं अभ्रक। अभ्रक जो होता है, अभ्रक वो मिलता है दरभा में। इसी दरभा क्या कहते हैं, झीरम घाटी है ना सुकमा जिले में, वहीं पर हुआ था नक्सली हमला जिसमें कांग्रेस के फर्स्ट लाइन के बहुत सारे नेता मारे गए थे, है ना। महेंद्र कर्मा जी हो गए, नंद कुमार पटेल जी हो गए, फिर विद्याचरण शुक्ल जी हो गए, इनकी सब यहाँ पर हत्या कर दी गई थी नक्सलियों के द्वारा। वही झीरम घाटी है और उसी के पहले पड़ता है दरभा, और ये है फेमस माइका के लिए, अभ्रक के लिए। ठीक, इसके बाद बात करते हैं तोकापाल की। तो तोकापाल में एक चट्टान पाई जाती है जिसका नाम है किम्बरलाइट चट्टान, और इसी किम्बरलाइट चट्टान से हीरे का उत्पादन किया जाता है, हीरा निकाला जाता है। ठीक, इसके अलावा बस्तानार, बस्तानार एक तहसील है इसके रूप में आप याद रखिए। अब एक नदी गुजरती है यहां से इस तरह से कुछ, देखिए ये बस्तर का ऊपर वाला क्षेत्र है,
यहां से कुछ नदी ऐसे गुजरती है, ठीक है। ये है इंद्रावती नदी, और इसी इंद्रावती नदी में यहां लोहंडीगुड़ा के पास में एक वाटरफॉल पड़ता है, ठीक, जिसे हम जानते हैं चित्रकूट वाटरफॉल के नाम से। चित्रकूट वाटरफॉल भारत का सबसे चौड़ा, अगर झरने की बात करें या वाटरफॉल की बात करें तो वो है हमारा चित्रकूट वाटरफॉल, जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। नियाग्रा वाटरफॉल जो है ना, ये विश्व का सबसे चौड़ा वाटरफॉल है। तो भारत का नियाग्रा कौन सा हुआ? भारत का नियाग्रा हुआ चित्रकूट वाटरफॉल। और ये चित्रकूट एक विधानसभा क्षेत्र भी हमने देखा था, जो कि एसटी सीट है ना। देखिए, ये तो हो गई इंद्रावती नदी की बात। अब यहां से उड़ीसा से एक नदी निकलती है कुछ इस तरह से, जिसका नाम है शबरी नदी, शबरी रिवर, ठीक। और इस शबरी नदी की सहायक नदी है इधर से एक कांगेर नदी, कांगेर नदी। और इस कांगेर नदी की सहायक नदी है मुनगा बहार नदी, ठीक है। देखिए, तो इस मुनगा बहार नदी पे स्थित है क्या? एक वाटरफॉल, और इस वाटरफॉल को कहा जाता है तीरथगढ़ वाटरफॉल। अराउंड 300 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई है। और ये तीरथगढ़ वाटरफॉल जो है ना, ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? तो तीरथगढ़ वाटरफॉल। और सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल कौन सा है या वाइडेस्ट वाटरफॉल कौन सा है? तो वो है चित्रकूट वाटरफॉल, ठीक है। ये है मुनगा बहार नदी पे और ये है इंद्रावती नदी पे। और देखिए, ये यहां से कांगेर नदी बह रही है, और इसी नदी की घाटी में ये पूरा जो हमारा नेशनल पार्क है ये स्थित है, इसलिए इसे कांगेर वैली नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। इसका जो गठन है ये हुआ था 1982 में, 1982। इसके अलावा ये है टोटल 200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। इसे ना सबसे पहले एशिया का, संपूर्ण एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था हमारे कांगेर वैली नेशनल पार्क को। बाद में हालांकि ये हो नहीं सका, बट घोषित किया गया था, याद रखिएगा। और कांगेर वैली नेशनल पार्क की बात करें तो यहां पर बहुत सारी चीजें हैं हमारे जानने लायक। जैसे यहां पर है बटरफ्लाई पार्क। इसके अलावा यहां पर एक झील है जिसका नाम है भैंसा दरहा झील। और इस भैंसा दरहा झील में ना मगरमच्छों का प्राकृतिक रूप से संरक्षण किया जाता है, याद रखिएगा। ये जो भैंसा दरहा झील है कांगेर वैली नेशनल पार्क के अंतर्गत, यहां पर मगरमच्छों का संरक्षण किया जाता है प्राकृतिक रूप से, ठीक। देखिए, और यहां पर गुफाएं काफी प्रचलित है। यहाँ की जो गुफाएं हैं वो काफी वेल नोन गुफाएं हैं। तो उसी में, इसी कड़ी में, चलिए मैं कहां लिखूं इसे, एक मिनट, इससे मिटा रहा हूं ना सबरी नदी को थोड़ा सा, यहां पर हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर गुफाएं हैं। सबसे प्रसिद्ध यहां की गुफा है कोटमसर, या इसे कुटुमसर कहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में इसे कोटमसर के नाम से जाना जाता है। ये कोटमसर जो गुफा है ना, ये भारत की सबसे लंबी गुफाओं में से एक है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी गुफाओं में से एक है कोटमसर गुफा। इस गुफा की खोज की थी डॉक्टर शंकर तिवारी ने। कब? 1958 में, 1958 में डॉक्टर शंकर तिवारी के द्वारा ये खोजी गई थी ये गुफा। ये भारत की सबसे लंबी गुफाओं में से एक है, याद रखिएगा। और इस गुफा की एक विशेषता क्या है, देखिए यहां पे देखते हैं, ठीक है। देखिए, तो चूने से ना कुछ इस तरह की संरचनाएं बनती है यहां पे, ऐसे। तो ये जो सीलिंग है ना, यहां से कुछ चूने की परत इस तरह से निकलती है और जमीन से इस तरह से उठती है। तो ये जो संरचनाएं हैं, आपको गुफे के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसी संरचनाएं देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यही ये वाली जो संरचना है ना, ऊपर जो सीलिंग से आती है, उसे कहते हैं स्टेलेक्टाइट। और जो नीचे से ऊपर जाती है, मतलब भूमि से ऊपर की ओर जुड़ती है, उसे कहते हैं हम स्टेलेग्माइट।
इसमें कंफ्यूजन काफी होता है ना, तो उसके लिए याद रखिएगा स्टेलेक्टाइट मतलब ये सी को आप पकड़ के चलिए और यहां पर ये जी को पकड़ के चलिए। सी से सीलिंग तो ऊपर से जो नीचे आ रही है वो है स्टेलेक्टाइट, और जी से ग्राउंड तो ग्राउंड से जो ऊपर जा रही है वो है स्टेलेग्माइट। ठीक है, ये दो संरचनाएं यहाँ पर फेमस हैं जो एकदम दूधिया कलर में दिखती है। ये पता है जब इन पर प्रकाश थोड़ा बहुत पड़ता है ना तो काफी चमकदार दिखती है, और इस वजह से ये जो गुफा है अपने आप में एक अलग ही वातावरण जो है उसका निर्माण करता है। इसके बाद यहाँ पर और भी गुफाएं हैं, जैसे दंडक गुफा, अरण्य गुफा इत्यादि इत्यादि। यहां पर और भी गुफाएं हैं जो कि हमारे जानने योग्य हैं। इस तरह से ये जो बस्तर जिला है यहां पर काफी सारी चीजें हमारे जानने के लिए है। जैसे ये जो कुटुमसर या कोटमसर की जो गुफा है ना, इसके अंदर प्रकाश तो पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता, तो इसके अंदर जो भी जीव जंतु होंगे वो सारे जीव जंतु अंधे होंगे। क्यों? क्योंकि कभी प्रकाश देखे ही नहीं तो आंख ऑटोमेटिक काम करना बंद कर देता है। तो यहां पर एक मछली पाई जाती है जिसका नाम काफी पूछा जाता है, उसका नाम है केपी शंकराई। शंकर तिवारी ने खोज की थी, इन्हीं का नाम पर शंकराई नाम रख दिया गया। केपी शंकराई ये अंधी मछली होती है, और मछली ही नहीं, यहाँ पर जितने भी जीव जंतु पाए जाएंगे वो सारे जीव जंतु अंधे ही होंगे। क्यों? क्योंकि कभी प्रकाश देखे ही नहीं तो क्या जानेंगे प्रकाश क्या है ना। तो इस तरह से ये जो सारा जो बस्तर है इस पर हमारे मतलब बस्तर जिले में जो भी हमारे काम की चीजें थी वो हमने सारी देख ली। अब देखिए बहुत ज्यादा फैक्ट आप पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा एक बार में, है ना। अब आगे जब हम पढ़ते जाएंगे तो और भी जो फैक्ट हमारे पास आते जाएंगे उन सारे फैक्ट्स को लाकर फिर यहीं पर हम प्लॉट करते जाएंगे, और इस तरह से हमारा एक ब्रॉड मैप जो है वो तैयार होगा। और यही मैप हमारे यहाँ तैयार होना जरूरी नहीं है, ये हमारे दिमाग में तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक मैप बना लिए और उसमें जब भी कुछ बस्तर के बारे में पढ़ रहे हैं उसको जाकर वहां प्लॉट कर दें, ऐसे पूरा हौच पौच हो जाएगा ऐसे में, पता है। तो क्या कीजिएगा आप, एक ये बेसिक मैप आपके दिमाग में रहे, और इसके बाद इतने सारे लोकेशन जो है आपके दिमाग में है, तो बस अब दिमाग में आंख बंद करके ना सेट करते जाइएगा चीजों को अलग अलग जब हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज तो। और इसी तरह से हम सारे जिलों के बारे में जो हमारे काम की चीजें हैं उन सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में बस इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में और आपके सामने रहेंगे एक नए जिले के साथ। तो बहुत बहुत